माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टैटिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के एस डी मैथ्स क्लासेज को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट की हेल्प ले सकते हो। ओके, और मैं मेरे इस YouTube चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एग्ज़ाम के दिनों में इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं हमारी ऐप के थ्रू, वहाँ उनके लिंक वगैरह अपलोड कर रखे हैं और आप ऑनलाइन कोर्सेज परचेज भी कर सकते हो। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल मीन्स स्थायी और अनस्टेबल मीन्स अस्थायी संतुलन। स्थायी और अस्थायी संतुलन, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो देखिएगा इसमें क्या होगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके क्वेश्चंस हैं, इसका आर्टिकल है, हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले छोटी छोटी बातें, ठीक है, यानी कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम किन चीज़ों का ध्यान में रखना होगा, क्या हमें कैलकुलेट करना होगा इसके अंदर। ओके, तो देखिए आप, केस फर्स्ट, पहला केस। ठीक है, हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं फर्स्ट केस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, सर्कल, स्फीयर के ऊपर स्फीयर, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है इसका। ठीक है, जैसे सिर के ऊपर घड़ा, पानी का जो घड़ा होता है सिर के ऊपर रखे हम, तो इस टाइप का डायग्राम बनता है उसका। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि दोनों जिस पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं वहाँ से आप एक लाइन ट्रेस करिए, हॉरिजेंटल लाइन, और इसको क्या माना जाएगा, फिक्स लाइन। फिक्स लाइन, जैसे वर्चुअल वर्क के अंदर हम तीन चीज़ें देख रहे थे, फिक्स पॉइंट, फिक्स लाइन और फिक्स प्लेन। तो यहाँ पर क्या होगा, फिक्स लाइन या फिर फिक्स प्लेन। ओके, तो अब उसके बाद देखो, इसका सेंटर ओ डैश, बिल्कुल इसके नीचे इसका सेंटर हम सपोज कर लेते हैं ओ। ठीक है, अपर बॉडी जो है इसका सेंटर ओ डैश, नीचे जो है इसका सेंटर ओ, और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं इसकी रेडियस कैपिटल आर और इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल आर और इसकी रेडियस स्मॉल आर। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो अपर बॉडी होगी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, तो मैं सपोज कर लेता हूं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, जी के ऊपर, यानी कि इसका जो वेट है वो कहाँ पे है, जी पर। ओके, और इसकी फिक्स लाइन से हाइट कितनी है, स्मॉल एच। हम ये सपोज कर लेते हैं हाइट कितनी है, स्मॉल एच, और इसको आप पॉइंट ए लिखिए, पॉइंट ए, यानी कहने का मतलब हमारे पास क्या कुछ है, हमारे पास है ए जी इक्वल टू एच, मीन्स हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फिक्स लाइन। फिक्स लाइन से गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई क्या है, स्मॉल एच। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यानी कि ए ओ डैश इक्वल टू स्मॉल आर एंड ए ओ इक्वल टू कैपिटल आर। ध्यान दीजिएगा आप, कैपिटल आर नीचे वाले की रेडियस है, स्मॉल आर ऊपर वाले की रेडियस है, और जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, जहाँ पर
अपर बॉडी का वेट है कितना, W, किस साइड की ओर, नीचे की ओर। तो अब देखो, आप माइंड के अंदर क्वेश्चन होगा कि आपने सेंटर तो इसका ओ डैश लिखा हुआ है, बट यहाँ पर वेट क्यों नहीं दिखाया। ठीक है, सुनिएगा आप। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास एक बर्तन है, अगर ये पानी से फुल भरा होगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, यहाँ पर सेंटर के ऊपर। ठीक है, अगर ये फुल नहीं भरा होगा, थोड़ा खाली होगा, तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर सेंटर के ऊपर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसके अंदर पानी है, बट रहे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर का वेट कहाँ पे होगा, इसके सेंटर के ऊपर। डस्टर का वेट कहाँ पे होगा, इसके सेंटर के ऊपर। तो देखो, अगर डस्टर की पोजीशन ये है, यहाँ पर है, तो इसका वेट यहाँ पर आ रहा है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, यानी कि G पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो वेट कहाँ पे होगा, वर्टिकल डाउन, नीचे की ओर। और अगर मैं इसी डस्टर को ऐसे रखूँ, देखो आप इस टाइप से रखूँ, तो क्या होगा, इसका वेट, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, बट इसकी हाइट चेंज हो जाएगी। आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, देखो आप, ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान देना आप, इस केस के अंदर ये ज़्यादा है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस केस के अंदर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कम होगी। डिपेंड करेगा कि इसमें क्या है, ये फुल है या फिर ये हाफ है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि अपर बॉडी जो है वो किस टाइप की है। ठीक है, फुल है या उसमें से मटेरियल निकला हुआ है। ओके, तो एक बार हम सपोज कर लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, G पर, जिसकी फिक्स लाइन से हाइट कितनी है, H। ओके, तो अब आप लिखिए फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन के लिए। हाँ, तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे, 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R। ओके, और अनस्टेबल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। तो अस्थायी संतुलन के अंदर क्या होगा, 1/h इज लेस देन 1/r प्लस 1/R। इस टाइप का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एग्जांपल हम करेंगे तो उसमें हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, स्टेबल। अगर कैलकुलेशन करते करते आंसर बिल्कुल सही आ गया, फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेशन करते गए और हमारे पास लास्ट में क्या आ जाए, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब क्या होगा, सही है, ये 8 5 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा करके अगर आंसर इस टाइप का आता है 8 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब क्या है, गिवन इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। अगर आंसर गलत आ जाए, मान लो हमने ये फॉर्मूला लगाया लेकिन लास्ट में हमारे पास किस टाइप का है, 8 इज लेस देन 5, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि हमने फॉर्मूला रॉन्ग चूज किया है, गलत फॉर्मूला हमने चुना है। तो फिर उस केस के अंदर क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आंसर सही आएगा तो स्टेबल, और अगर आंसर हमारा गलत आएगा, रॉन्ग आंसर होगा, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ओके, तो प्लीज नोट करिएगा आप, यानी कि नीचे अगर हमारे पास बॉडी की रेडियस कैपिटल आर है, ऊपर अगर हमारे पास बॉडी की रेडियस स्मॉल आर है, और अपर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास होगा, हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एच आएगा हमारे पास,
ये फॉर्मूला स्टेबल का बनेगा। और इसके बाद फिर ध्यान दो आप, केस सेकंड, दूसरा केस, हाँ तो सेकंड केस देखिए आप, सेकंड केस के अंदर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डस्टर है, कहने का मतलब प्लेन, ठीक है, ये प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर मैं इसको रखूँ इस तरीके से, ठीक है। सेकंड केस हम इस टाइप का डिस्कस करेंगे कि नीचे प्लेन हो और ऊपर क्या हो, कोई ना कोई इस टाइप की बॉडी हो, जैसे स्फीयर हो, या मैंने यहाँ पर आलू का यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। नीचे प्लेन और ऊपर इस टाइप की बॉडी। फिर क्या होगा, तो देखो इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अब डायग्राम इस टाइप का बन रहा है, नीचे फिक्स प्लेन, ओके, और ऊपर हमारे पास क्या होगी, बॉडी होगी इस टाइप से, ओके। तो अब देखो कैपिटल आर क्या होगा, अनडिफाइन, क्यों, डस्टर की रेडियस नहीं होती, ध्यान दो आप, डस्टर की रेडियस नहीं होती, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इनफाइनाइट, अनडिफाइन, अपरिभाषित। और अपर जो हमारे पास बॉडी है, इसका सेंटर हम सपोज कर लेते हैं O, और इसको हम पॉइंट लिख देते हैं A, और इसकी रेडियस स्मॉल r, ये हमारे पास इसकी रेडियस है। और अब देखो इसका वेट डिपेंड करेगा कहाँ पर होगा, तो हम सपोज कर लेते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, G पर, अर्थात इस बॉडी का वेट W है, जो कौन से पॉइंट के ऊपर है, G के ऊपर, किस साइड की ओर, वर्टिकल डाउन, और इसकी हाइट हम सपोज कर लेते हैं h, हाइट हम सपोज कर लेते हैं h। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास देखो स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल r, कैपिटल R इक्वल टू इनफाइनाइट, और h इक्वल टू h, ठीक है। तो अब अगर हम स्टेबल का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास किस टाइप का रिजल्ट बनेगा, तो फॉर स्टेबल फॉर्मूला ये रहेगा, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R। स्थायी संतुलन के लिए हम इस चीज़ का यूज करेंगे, तो देखो जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या देगा, 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/इनफाइनाइट, क्योंकि कैपिटल R क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो क्या बनेगा लास्ट, हमारे पास रिजल्ट बनेगा दैट इज 1/h इज ग्रेटर देन 1/r, ये स्टेबल का आंसर आएगा। और अनस्टेबल के अंदर क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज 1/h इज लेस देन 1/r, साइन उल्टा हो जाएगा इसमें, ये स्टेबल और ये क्या होगा, अनस्टेबल, ओके। और तीसरा केस देखिए आप, तीसरे केस के अंदर क्या होगा, थर्ड केस, किस टाइप की प्रॉब्लम होगी हमारे पास, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड के अंदर इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है, उल्टा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस आलू के ऊपर किसको रखूं, डस्टर को रखूं, तो इसके ऊपर टिका रहेगा ये, ठीक है। तो अब ध्यान दो आप, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम इस टाइप से बनाएंगे, नीचे बॉडी, ऊपर जैसे मैंने डस्टर दिखाया है इस टाइप से, ठीक है। तो अब इस डस्टर का जो वेट होगा वो कहाँ पे है, इसके सेंटर के ऊपर, ठीक है, सेंटर का मतलब जस्ट इसका हाफ होगा, ठीक है। और ये वेट हमेशा कहाँ पे होता है, देखो बहुत ही सिंपल, जब हम कोई किसी चीज़ को सिर पे उठाते हैं, ठीक है, तो पेन कहाँ पे होता है, कानों में तो नहीं होता ना, कहाँ पे होता है, सिर के अंदर, क्यों, जो ऊपर वाले का वेट होता है वो कहाँ से जाता है, हमारे सिर में से होकर के जाता है नीचे की ओर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो अपर बॉडी है इसका वेट अगर जी पॉइंट के ऊपर है, किस साइड की ओर होगा, वर्टिकल डाउन होगा, और कहाँ से जाएगा, इस टच पॉइंट में से होता हुआ जाएगा, इस टच पॉइंट में से,
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम सिर के ऊपर कोई चीज़ रखते हैं तो हमारे कानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कंधों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर पेन कहाँ पे होता है? बिल्कुल सेंटर के अंदर। क्यों? वहाँ से वेट जाता है नीचे की ओर। तो ऐसे ही अपर बॉडी का वेट इस टच पॉइंट में से जाएगा, इसको हम ए लिखेंगे और इसका सेंटर हम सपोज कर लेते हैं ओ। तो अब ध्यान दो आप, अब ये हमारे पास एच होगा, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और ये हमारे पास कैपिटल आर होगा, नीचे वाले का रेडियस, और स्मॉल आर क्या होगा? देखो आप, छोटा आर किसके बराबर होगा? इनफाइनाइट। क्यों? अब देखो ऊपर डस्टर है, तो क्या डस्टर की रेडियस है? डस्टर की रेडियस नहीं होती, अनडिफाइन होती है, तो स्मॉल आर क्या होगा? इनफाइनाइट। तो इस केस के अंदर जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R, ये किसका फॉर्मूला है? स्टेबल। तो देखो यहां पर वैल्यूज क्या पुट करनी है अपने को? h इक्वल टू एच पुट करना होगा, कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करेंगे, बट स्मॉल आर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो हमारे पास क्या कुछ आएगा? 1/h इज ग्रेटर देन 1/इनफाइनाइट प्लस 1/कैपिटल आर, और ये टर्म जीरो होगी। तो कुल मिलाकर के क्या देगा? 1/h इज ग्रेटर देन 1/r। ये किस चीज का रिजल्ट होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल के अंदर क्या होगा? ये साइन उल्टा हो जाएगा। तो फॉर अनस्टेबल क्या हो जाएगा? 1/h इज लेस देन 1/R। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस हमने कौन सा डिस्कशन किया यहाँ पर? इस टाइप का, नीचे वाले की भी रेडियस हो और ऊपर वाले की भी रेडियस हो। फर्स्ट केस मैंने ये डिस्कस किया है इस टाइप से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आलू के ऊपर आलू टिक नहीं रहा अब ये। ठीक है, या हम लोग क्या कहें, सिर के ऊपर गड़ा उठाएं, तो सिर भी क्या है? स्फीयर है हमारा। ठीक है, और सेकंड केस हमने कौन सा चूज किया यहाँ पर? नीचे प्लेन, ऊपर इस टाइप से बॉडी। थर्ड केस हमने कौन सा यूज किया है? इसका जस्ट अपोजिट, नीचे, ठीक है, स्फीयर होगा, यहाँ कोई ऐसी बॉडी होगी जिसकी रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर क्या होगा? जिसकी रेडियस अनडिफाइन होगी, प्लेन होगा, कहने का मतलब। ये तीसरा केस है। ठीक है, फॉर्मूला हमेशा हम ये यूज करेंगे फॉर स्टेबल। आंसर अगर सही आता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, आंसर अगर गलत आ गया तो फिर स्टेबल ना होकर के अपने आप ही क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आइए आप केस नंबर 4, चौथा केस। हाँ, केस नंबर 4 देखिए आप, केस नंबर 4 के अंदर क्या होगा? केस नंबर 4 के अंदर हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। नीचे प्लेन, नीचे क्या है? प्लेन, और इसके ऊपर मैं इस तरीके से डस्टर को खड़ा रखूं, ठीक है, तो ये डस्टर गिर सकता है, ये गिर सकता है, देखो आप इस तरीके से, ठीक है, गिर सकता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मैं इसके सामने जितने मर्जी हाथ जोड़ दूँ, इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा? इसने 100% गिरना है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन अनस्टेबल की है, ध्यान दीजिएगा आप। ये कैसी है? स्टेबल। ठीक है, डस्टर का खड़ा होना अनस्टेबल और डस्टर का गिरना स्टेबल। ऐसा क्यों? बहुत ही सिंपल, अपने ऊपर भी हम इस एग्जांपल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सारा दिन खड़े रहें, ठीक है, तो शाम को क्या होगा? हम चारपाई के ऊपर गिरेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए जो चारपाई होती है वो सबसे बढ़िया पोजीशन होती है। नींद का आना, स्लीपिंग स्टेज होती है, वो सबसे बढ़िया स्टेज होती है हमारे लिए। ठीक है, तो देखो आप, ऐसा क्या हुआ, हमें नींद की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, देखिए आप इसके पीछे क्या लॉजिक है यहाँ पर। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, 4th केस के अंदर हम किस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे? नीचे फिक्स प्लेन होगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ? टेबल पर रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है, लटकाया नहीं, ध्यान देना आप, रखा, रखना। ठीक है, तो रखना जब वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन के अंदर, तो उस केस के अंदर नीचे फिक्स होगा। और मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डस्टर इस तरीके से खड़ा हुआ है,
तो इस डस्टर का वेट कहाँ पे है? इसके सेंटर के ऊपर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और इसको हम सपोज कर लेते हैं ए, या एच लिख दो आप, ठीक है। तो अब ये अनस्टेबल है, ये गिर सकता है, ध्यान दीजिएगा आप, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है? अनस्टेबल। और अगर हमारे पास डायग्राम इस टाइप का है, वह सेम डस्टर, देखो वेट इसका कहाँ पे होगा? सेंटर के ऊपर, जैसे यहाँ पर दिखाया मैंने वैसे वेट मैं इसका यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं एच लिखूँ, वेट कहाँ होगा? जी के ऊपर, और किस टाइप से होगा? वर्टिकल डाउन, लेकिन ये स्टेबल है, ये स्टेबल पोजीशन है, ठीक है। तो अब ध्यान दो आप, अनस्टेबल के अंदर ये एच है और स्टेबल के अंदर ये एच है, दोनों में क्या डिफरेंस है? यानी कहने का मतलब जो फोर्थ केस होगा इसके अंदर हमारे पास ऐसी कोई बॉडी नहीं होगी जिसकी रेडियस हो, ठीक है। अब देखो इस बुक की रेडियस भी क्या है? अनडिफाइन, क्योंकि प्लेन है। ऊपर डस्टर रखा है, डस्टर की रेडियस भी क्या है? अनडिफाइन है। तो ना हमारे पास स्मॉल आर है, ना हमारे पास कैपिटल आर है, हमारे पास सिर्फ एच होगा। तो अब आप दोनों को ध्यान से देखिए आप, एच अगर बड़ा है तो अनस्टेबल, एच अगर छोटा है तो स्टेबल। फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चंस? मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत ही सिंपल, याद रखना आप, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर एच मैक्सिमम आता है तो अनस्टेबल होगा, और अगर एच मिनिमम आता है तो स्टेबल होगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा। एच का मैक्सिमम होना स्टेबल, और एच का मिनिमम होना एच का मैक्सिमम होना अनस्टेबल, और एच का मिनिमम होना स्टेबल। कब? जब नीचे क्या हो? फिक्स हो। मैंने एग्जांपल भी दिया है, हमारे खुद के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम। सारा दिन हम खड़े नहीं हो सकते, तो हमारे लिए स्टेबल कौन सी पोजीशन है? नींद वाली, स्लीपिंग। जब हम चारपाई के ऊपर लेटते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज़मीन के पास चला जाता है, तो हमें ज़्यादा रेस्ट मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, जिस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन से ज़्यादा हाइट के ऊपर है वो अनस्टेबल होगी, और जिस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के पास है वो स्टेबल होगी। जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जब अपने बड़े बड़े तूफान आते हैं तो क्या होता है? बड़े बड़े तूफान आते हैं उस टाइम क्या होता है? हम न्यूज़ के अंदर सुनते हैं कि पेड़ गिर गया, लेकिन कभी घास गिरा देखा है? ठीक है, पेड़ क्यों गिर गया? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो ज़्यादा हाइट के ऊपर था। घास क्यों नहीं गिरा? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, ज़मीन के पास है। और जिस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के पास होगा, अर्थ के आसपास रहेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, वो स्टेबल होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन के अंदर जो बसें चलती हैं, ठीक है, प्लेन एरिया के अंदर जो बसें चलती हैं खूब लंबी चौड़ी होती हैं, देखो आप, हाइट भी ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है। बट जो हिली एरिया के अंदर बसें चलती हैं उनकी हाइट क्या होती है? कम होती है, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। क्यों? हाइट अगर ज़्यादा होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा, और हाइट अगर कम होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा। और जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा उतनी ही वो चीज़ क्या होगी? स्टेबल होगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा आप, कि जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि हमारे पास स्मॉल आर भी नहीं होगा, कैपिटल आर भी नहीं होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कैलकुलेट करेंगे। अगर वो मैक्सिमम आ गई, अनस्टेबल, कंडीशन क्या होगी? फिक्स नीचे होना चाहिए, ठीक है। फिर आइए आप जस्ट इसका अपोजिट, केस नंबर 5, पांचवा केस, ठीक है। पांचवें केस के अंदर क्या होगा? फिक्स ऊपर होगा, फिक्स ऊपर, ठीक है। मैं दोनों ही सिचुएशन बनाता हूं यहां पर, फिक्स ऊपर, ठीक है। तो अब ध्यान दो आप, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है हमारे पास,
ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स पहले समझ लो आप। जैसे पंखा है, पंखा लटकता है हमेशा, तो फिक्स कहाँ पे होता है? ऊपर छत में फिक्स होती है, कुंडी लगी होती है छत के अंदर फिक्स। तो ऐसे ऊपर फिक्स, नीचे बॉडी का लटकना, तो इसका वेट कहाँ पे होगा? जी के ऊपर, किस साइड की ओर? वर्टिकल डाउन। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टाइप का डायग्राम हो, ऐसे, ठीक है, सेम बॉडी है, मैंने ऐसे दिखा दी यहाँ पर, फिक्स ऊपर है, और इसका वेट कहाँ पे होगा? यहाँ पर, जी पर, किस साइड की ओर? वर्टिकल डाउन। तो अब देखो क्या करना होगा, जी से फिक्स पॉइंट या फिक्स लाइन तक अपने को पहुंचना होगा, इसको हम क्या लिखेंगे? एच। और ऐसे ही जी से हम लोग क्या करेंगे? फिक्स लाइन तक आएंगे और इसको हम एच लिखेंगे। अब ये एच है और इस केस के अंदर ये एच है, ठीक है। यहां पर डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एच, और यहां पर क्या है? डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी क्या है? एच है। बट दोनों के अंदर डिफरेंस है, देखो आप, ये ज़्यादा है और ये क्या है? कम, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? ये स्टेबल और ये अनस्टेबल, ये जस्ट अपोजिट हो गया, ध्यान दो आप, फोर्थ नंबर केस का जस्ट अपोजिट, उल्टा, ठीक है। फोर्थ के अंदर क्या था? अगर एच बड़ा होगा, ठीक है, तो अनस्टेबल था। लेकिन यहां पर क्या होगा? अगर फिक्स ऊपर है और एच मैक्सिमम है, ध्यान दो आप, तो स्टेबल होगा। और अगर एच मिनिमम होगा, यानी कि कम होगा, तो अनस्टेबल होगा। स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमा और मिनिमा यूज करेंगे यहां पर। तो क्या करना होगा? हमारे पास जब भी हम हाइट कैलकुलेट करते हैं या डेप्थ कैलकुलेट करते हैं या कोई भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास वो किस टाइप से आती है? फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। तो फिर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं? डी एच अपॉन डी थीटा कैलकुलेट करेंगे और डी टू एच अपॉन डी थीटा टू कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव। फिर क्या करना होता है? मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करना, जीरो के बराबर हम पुट करेंगे। और ऐसा करने के बाद यहां से अपने को क्या मिलेगा? थीटा की वैल्यूज मिलेंगी, थीटा की वैल्यूज मिलेंगी। और वो वैल्यूज हम कहां पे पुट करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर। थीटा के जो मान मिलेंगे अपने को, वो हम किसके अंदर पुट करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, यहां पर देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? थीटा पुट करने के बाद ये पॉजिटिव भी हो सकता है, थीटा पुट करने के बाद सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो एच मिनिमम होगा, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो एच क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बस ये चीज़ याद रखनी है अपने को। एच फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म में आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करना, ओके। और यहाँ से थीटा की वैल्यू मिलेगी, वो थीटा की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है देन एच मिनिमम, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है देन एच मैक्सिमम, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करते हैं तो ये क्या कहलाती है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये भी नोट कर लेना आप, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की स्थिति, संतुलन की स्थिति, ठीक है। आप नोट कर लेना साइड के अंदर, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हिंदी में संतुलन की अवस्था या साम्यावस्था की साम्यावस्था, ओके। हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? बढ़िया एग्जाम्पल भी आपने याद रह जाए ये चीज। तो इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल होता है, ठीक है, जैसे झूला, ठीक है। झूला अगर लंबी रस्सियां लगी हुई हैं झूले के साथ, बहुत ही मजा आता है झूलने में। क्यों? लंबे लंबे झूले मिलते हैं इसके अंदर, ज़्यादा स्टेबल होता है ये। और अगर झूला छोटा हो तो वो अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है,
चारपाई के साथ, आपने डायग्राम देखा होगा इस टाइप का, चारपाई के साथ छोटे बच्चों के इस टाइप से छोटा झूला लगा करके बच्चे डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या होता है 10 मिनट के बाद यहाँ से चूं चूं की आवाज़ आती है, रोना शुरू हो जाता है। क्यों? झूले छोटे हैं, अनस्टेबल है, जल्दी रुक जाता है, अंदर वाले को मज़ा नहीं आ रहा, बच्चे को रोएगा वो। तो अगर ये बड़ा है स्टेबल, अगर ये छोटा है अनस्टेबल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप। तो हम लोग किस चीज़ का कंसेप्ट यूज़ करेंगे? मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, हम मेले के अंदर जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शहरों में मेला लगता है, तो उसके अंदर क्या होता है? बड़े बड़े झूले होते हैं, मज़े आते हैं उसके अंदर। छोटे होते हैं तो क्या होता है? प्रॉब्लम। छोटे बड़े के ऊपर बैठ जाओ आप, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें घूमती होती हैं। तो ये स्टेबल और ये अनस्टेबल। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो ये 5 टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं। हम क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। ओके, तो इसके बाद आइए आप, हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? ओके, हम तो सबसे पहले देखिए आप, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, देखो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ when slightly displaced from its position of equilibrium, the force acting on the body tends to make it return toward its position of equilibrium। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या है? यदि हम किसी पिंड का स्थायी संतुलन वह संतुलन होता है जिसमें पिंड को लघु विस्थापन दिया जाए, ठीक है, लेकिन लघु विस्थापन देने के बाद क्या हो? पिंड की प्रवृत्ति अपनी मूल स्थिति में लौट आने की होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर हम किसी बॉडी को डिस्प्लेसमेंट दें, कितना? शॉर्ट, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट, और ऐसा करने के बाद वो वापस अपनी मेन पोजीशन के अंदर ही आ जाए, ठीक है, मूल स्थिति के अंदर ही आ जाए, तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या कहलाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, नीचे देखो आप प्लेन, और इसके ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है? एक बॉडी रखी हुई है। तो देखो अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पर दबा दिया और मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो क्या होगा? वापिस ही अपनी पोजीशन के अंदर आ गया। देखो आप, ठीक है, देखो आप, इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देना और छोड़ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद अगर वो अपनी मेन वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देखिए आप, ठीक है, जैसे डस्टर है, ठीक है, तो अब ध्यान दो आप, मैं इसको हल्का सा उठाऊं, थोड़ा सा मैंने इसको डिस्टर्ब किया, उठाया, लेकिन छोड़ते क्या होगा? वापस अपनी पोजीशन के अंदर आ गई। हल्का सा, लघु, शॉर्ट, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दें हम इसको, इस तरीके से मैंने इसको उठाया और ऐसा करते क्या हुआ? छोड़ा, वापस अपनी उसी पोजीशन के अंदर आ गया। तो ये क्या कहलाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद फिर लिखो आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी संतुलन। हमें नेक्स्ट लिखिए आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी संतुलन। ओके, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? बहुत ही सिंपल, a body is said to be in unstable equilibrium if when slightly displaced from its position of equilibrium, the force acting on the body tends to move the body further away from its position of equilibrium। ओके, कहने का मतलब क्या है? किसी पिंड का अस्थायी संतुलन वह संतुलन है जिसमें पिंड को हम लघु विस्थापन दें, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट दें, और ऐसा होने पर पिंड की नेचर क्या हो? बॉडी की नेचर किस टाइप की हो? पिंड की प्रवृत्ति अपनी मूल स्थिति से दूर जाने की होती है। ठीक है, जो अपनी पहले वाली पोजीशन है उससे अगर उसकी पोजीशन हट जाए, दूर जाने की हो, तो
इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या कहलाएगा? अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल समझिए आप, ठीक है, जैसे ये मेरे पास प्लेन है, इस तरीके से मैं इसके ऊपर डस्टर को खड़ा रखूं और मैं इसको हल्का सा धक्का दे दूं तो क्या होगा? देखो, इसको डिस्प्लेसमेंट देते ही 100% क्या होगा? ये गिरेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब गिरने के बाद ये वापस नहीं आ रहा। स्टेबल के अंदर क्या होता है? वापस उसी पोजीशन के अंदर आती है बॉडी। बट अनस्टेबल के अंदर क्या होगा? पहले उसकी पोजीशन ये थी और इसको हमने डिस्प्लेसमेंट दिया तो क्या हुआ? ये गिर गया इस तरीके से, अब ये वापस खड़ा नहीं होगा। तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या कहलाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब क्या होगा? अब खड़ा जरूर है लेकिन किस टाइप का है? अनस्टेबल, गिर सकता है ये। ठीक है, और एग्जांपल देखिए आप, जैसे पेन है, जितना मर्जी कोशिश कर लेना आप, ठीक है, खड़ा नहीं होगा। छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, क्या होगा? ये गिरेगा, देखो आप। तो कहने का मतलब क्या है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन का चेंज होना क्या कहलाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप। तो डेफिनेशन याद रखना आप, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करिए आप, इसकी परिभाषा लिखिए आप, तो आपको पता होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट देने के बाद बॉडी वापस अपनी पोजीशन के अंदर आ जाए तो फिर किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। और अगर शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट देने के बाद वो अपनी पोजीशन के अंदर वापस नहीं आती तो इसका मीनिंग क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप, हाँ नेक्स्ट देखिए आप, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उदासीन संतुलन। तो देखो, हमने इससे पहले दो टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, कौन कौन से? स्टेबल और अनस्टेबल। तो स्टेबल के अंदर क्या था? स्टेबल के अंदर ये था कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दें और छोड़ते वापस पोजीशन के अंदर आ जाए तो ये क्या होता है? स्टेबल। और अनस्टेबल के अंदर क्या था? हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दें और पोजीशन चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा? इसमें अगर हम किसी बॉडी को डिस्प्लेसमेंट देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये डिस्प्लेसमेंट दिया और ऐसा करने के बाद ये इसी पोजीशन के अंदर ही रुक जाए, वापस ना आए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर मैंने इसको इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद अगर ये इसी पोजीशन के अंदर रुक जाती है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ना स्टेबल ना अनस्टेबल। तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, उदासीन संतुलन। तो डेफिनेशन देखिए आप, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर सच दैट दे कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इन एनी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड पोजिशन। कहने का मतलब क्या होगा? अगर हम इस बॉडी के ऊपर एक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दें और डिस्प्लेसमेंट देने के बाद बॉडी उसी पोजीशन के अंदर ही खड़ी हो जाए, उसी पोजीशन के अंदर ही रुक जाए जहाँ पर उसको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उदासीन संतुलन। हिंदी में, यदि किसी पिंड को स्वयं के संतुलन की स्थिति से लघु विस्थापन देने पर, यानी कि छोटा डिस्प्लेसमेंट देने के बाद यदि विस्थापित स्थिति में पिंड पर सक्रिय बल भी संतुलन में हो। कहने का मतलब क्या है? कि हमने बॉडी को डिस्प्लेसमेंट दिया और उस बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगे हुए हैं ऑलरेडी, और वो फोर्सेस भी क्या हो? उसी पोजीशन के अंदर ही रुक जाएं, डिस्प्लेस्ड के अंदर। ठीक है, विस्थापित स्थिति में ही रुक जाएं, तो इस टाइप का जो संतुलन होता है वो क्या कहलाता है? उदासीन संतुलन कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? ना वो पहली पोजीशन के अंदर आया, ना उसने पोजीशन बदली, जितना डिस्प्लेसमेंट दिया था वहीं पर वो रुक गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या कहलाएगा? उदासीन संतुलन कहलाएगा। तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, हमारे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही हेल्प करेंगी। ओके, थैंक यू।